Good morning class. I am Lakshman Chaudhary. Today topic is electric resistance and Ohm's law for class 12. First topic electric current. अगर हम फर्स्ट टॉपिक को लेकर पहले और बात कर रहे हैं इसके बारे में पढ़े इस टॉपिक के बारे में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सेलिना का पब्लिकेशन चल रहा था तो उसमें था करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसमें चैप्टर एक मैग्नेटिज्म था। अब यहाँ से ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ये सेकंड यूनिट का चैप्टर है। इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकंड यूनिट को इन्होंने चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 में डिवाइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 में हमको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद करंट डेंसिटी के बारे में, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में, फिर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये सब लोग पढ़ते आएंगे। फिर ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। फिर ओम्स लॉ क्या होता है, फिर इसके इस चैप्टर के अंदर हम टोटल जो करंट्स का जो बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल्स, जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं वो इसमें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 6 डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसमें पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टर, बेस, ये टोटल उसमें हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इधर देखिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक को रे करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जनरल डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम के रिस्पेक्ट में जो जितना भी मेरा चार्ज फ्लो हो जाता है मैं उसी को क्या कह देता हूँ, करंट कह देता हूँ। ये तो जनरल सी बात करते आए हैं। या करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं पढ़ूँ द रेट, जैसे लिख देते हैं द रेट change of time with respect, sorry, the rate of charge with respect to time is called current। ऐसे बोले the rate of charge, ऐसे पढ़े the rate of charge with respect to टाइम t। मान लिया चार्ज मैंने मान लिया क्या क्यू फ्लो, टोटल चार्ज मैंने क्यू मान लिया कि जो कोई बॉडी है उसमें टोटल चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में कितना है, क्यू फ्लो होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जितना चार्ज मेरा फ्लो हो जाएगा मैंने उसे क्या बोल दिया, करंट बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया। अगर मैं मैथमेटिकली अगर बात करूं, मैथमेटिकली अगर देखूं मैं, मैथमेटिकली अगर बात करूं बेटा, मैथमेटिकली में क्या होगा कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T। जनरल बात अगर बात करें हम एक्सप्रेशन में अगर देखें तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T इस वाले डेरिवेशन से मिल रहा है। Q मेरा क्या है, चार्ज, और जो T मेरा क्या है, टाइम। क्या है मेरा, टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज में जो भी चेंज होगा उसी को मैं क्या कहूँगा, मैं करंट, या एक सेकंड में जितना चार्ज मेरा फ्लो हो जाए करंट, उनका जो रेशियो है उसे क्या बोलूँगा, करंट। अगर मैं इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, यूनिट की अगर बात करूं तो ऐसा यूनिट सुनना, ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ये तो एम्पियर क्या था, एक एम्पियर साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये पढ़ा है। ठीक है बेटा। अगर मैं इसे उसमें देखूं कूलम्ब पर सेकंड, भाई अगर ये तो मैं जनरल बोल दिया कि जो Q अपॉन T है उसका या करंट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है मेरा, एम्पियर। ये वाला अगर 1 एम्पियर में कितना अगर ऐसा कन्वर्ट देंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड।
क्या मतलब हो गया, 1 एम्पियर जो होगा 1 एम्पियर होगा 1 कूलम अपॉन सेकंड या कूलम सेकंड, ठीक है। ये 1 एम्पियर होगा कूलम सेकंड, क्लियर, सेकंड इनवर्स। ये हो गया ऐसा यूनिट की अगर बात करें। अगर बेटा डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें इसके लिए, तो देखो डायमेंशन फॉर्मूले को तो बात लेंगे, पर ये देख लीजिए 1 एम्पियर में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, यहाँ लिखा हूं कि 1 सेकंड में अगर मेरे 6.25 कितना बेटा 6.25 एम्पियर अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो, फ्लो हो रहे हो, क्या हो रहे हो, फ्लो हो रहे हो, तो मैं कह दूंगा कि 1 एम्पियर क्या होगा, करंट क्या होगा 1 एम्पियर, जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। कहने का मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू, एक बार भाई 1 कूलम में कितना चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो, किसकी 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो कितना चार्ज होता है। अगला 1 एम्पियर में कितना चार्ज होगा भैया, मैंने भैया 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज को मैं क्या कहूँगा, अगर फ्लो हो जाए तो उसे कहूँगा तो उसको जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा, या 1 कूलम चार्ज कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे 1 कूलम चार्ज में निकालना है, तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्यों भैया भैया ऐसे सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 ये आ जाएगा। 1 एम्पियर मेरा कितना चार्ज फ्लो होगा, ऑलवेज कितना चार्ज फ्लो। अगर मेरे पास 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 क्या कूलम, क्या बेटा कूलम या इलेक्ट्रॉन्स, क्या सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए, क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन के केस में बात हो रही बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में फ्लो हो जाए तो जो चार्ज होगा या जो करंट होगा, सॉरी जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा, कितना होगा बेटा 1 एम्पियर होगा। कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए 6.25। चलो यहाँ तक की बात समझ में आती है कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो जाए तो उसका जो होगा कितना होगा 1 एम्पियर, करंट जो होगा 1 एम्पियर होगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें इसका तो और थोड़ा देख लेते हैं, ये यहां तक तो हो गया। अब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप निकाली होगे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका निकाल दोगे ना। अगर मैं स्मॉल करंट की अगर बात करूं और जनरली यहीं से निकाल देंगे, अगर उसमें स्मॉल करंट की बात करूं, कहने का मतलब डी आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। ये मेरा क्या है डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन या डिफरेंशिएशन फॉर्म, क्या होगी है इसकी डिफरेंशिएशन फॉर्म होगी, ठीक है। अब बात नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी, कि भैया ये करंट डेंसिटी का क्या मतलब है, मैंने भाई कुछ घबरा नहीं है करंट डेंसिटी का। देखिएगा करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी की बात करें भैया तो क्या होगा करंट डेंसिटी। अब देखो ये डेंसिटी, ये करंट क्या है, कुछ समझ लग रहा है। करंट डेंसिटी होता क्या है, करंट डेंसिटी होता है अगर मान लीजिए चलो कोई मेरा रॉड है या कोई भी एरिया ले लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, अब उसे मैंने आई करंट दिया, क्या दिया आई करंट दिया। अब जो आई करंट जो मैं दे रहा हूँ उस पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। कैसे हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो वो माना फिर उसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, और उसका एरिया क्या हो, उसका एरिया हो क्रॉस सेक्शन एरिया हो, कोई कंडक्टर लिया हो और उस कंडक्टर का एरिया क्या दिया हो क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे कर देना। देखो ऐसे देखिएगा, सपोज दैट ये मेरी रॉड है, इसका ये वाला एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, इस पर मैंने करंट आई दिया, क्या दे रखा आई करंट, यहाँ मेरा ठीक है। तो इसका एरिया मैंने एरिया इसका आई करंट मैंने इसे दिया, तो ये जो करंट है वो क्या है, इस पर हर पॉइंट पर कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्या हो जाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो तब क्या होगा करंट डेंसिटी फॉर्मूला होगा J इक्वल्स टू, करंट डेंसिटी को डिनोट कर रहे होते हैं ऑलवेज किससे, J से। किससे बेटा, J से। याद रखना कि करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे हम, J से।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, J इक्वल टू I अपॉन ए, क्या मैं यहीं से मेरा रिलेशन निकल जाएगा कि जो यहाँ से मेरा क्या रिलेशन निकलेगा, द रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो करंट डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। करंट का एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है या मीटर क्यूब होता है बच्चों। एरिया टू डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन होता है, कैसा होता है, 2D होता है। तो मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या AM स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका डायमेंशन है, ये क्या होगा, यूनिट होगा, ये होगी SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है बच्चों। करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर होगा, क्या होगा, लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अब यहाँ से I का भी एक और एक्सप्रेशन बन जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर I इक्वल टू मेरा हो जाएगा J डॉट A, इसका भी तो यही होगा, J डॉट A हो गया। क्यों भैया, I का वैल्यू क्या हो गया, J डॉट A, यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसको वेक्टर फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर बात कर रहा हूँ, इसकी तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर I इक्वल टू J डॉट A cos थीटा, क्या करना, वेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिख लो ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर J और A के बीच में अगर 0 डिग्री मतलब अराउंड, तो क्या होगा, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू J डॉट, बच्चों बहुत सुंदर बात, J डॉट A, क्लियर। और थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 into J डॉट A, तो I इक्वल टू J डॉट A, और इससे मेरा वापस आ गया। ये मेरे यहाँ से करंट डेंसिटी का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से पूरे होल कंडक्टर की बात करें, अगर नॉट यूनिफॉर्मली, तो पुट इट्स लाइन J विल बी द नॉट यूनिफॉर्म। देन अगर ये तो मेरा यूनिफॉर्म वाले केस के लिए हो गया, अगर कैसा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यही वाला करंट इस रॉड पर कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, तो कुछ नहीं करना भैया, फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, लिखना फॉर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। पहले छोटे से पॉइंट पर निकाल लीजिएगा, कभी भी आप मान के चलो इसमें से छोटा सा एरिया स्केच कर लीजिएगा, ये वाला स्केच कर दिया, इसका एरिया मान लिया D, क्या मान लिया D। तो मैंने छोटे का निकालूंगा, जैसे ही छोटे का निकालूंगा लिमिट लगा के इसका क्या कर दूं, अब कायदा पूरे में निकालने के लिए 11th में बहुत सारे आपको मैंने कराए थे इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन, अरे हम तो 11th में वैसे मजाक बना दिया था 11th में का। अब इस बार 12th को मजाक ना बनाना है, तो 12th है, लॉकडाउन चल रहा है, समय काफी निकल चुका है, तो थोड़ा सीरियस हो के इधर भी ध्यान दे लीजिए क्या चल रहा है। छोटा सा एरिया ले लिया D है, और D मैंने यहाँ से लिया, तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी या करंट के फॉर्म में J I इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट D, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसे बढ़ेगा DI लेना पड़ेगा। अगर छोटा सा एरिया है तो करंट यूनिट तो कम लेना पड़ेगा, DI ऐसे कर सकते हैं, तो DI ले सकते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन DI इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट D है। इसे सॉल्व कर लेंगे और जो भी आएगा वो वहां से मेरा करंट का वैल्यू निकल आएगा, क्लियर बच्चों। इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद ये देखना है अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है, सभी को समझ में आ रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर। ये हम समझा देते हैं, पूरा थ्योरेटिकल है। फ्री थ्योरी ऑफ कंडक्टर क्या कहती है, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया कंडक्टर,
टू टाइप्स के मेरे पास मेटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का मिड प्रॉपर्टी को लाई करना होता है, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के जो भी मटेरियल होते हैं वो कैसे बिहेव करें, एट अ रूम टेम्परेचर बिहेव करें किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। तो जैसे रूम टेम्परेचर से अगर मैं उन्हें कम टेम्परेचर देता हूँ, एट अ रूम टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे कम में अगर रूम टेम्परेचर दे रहा हूँ तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, इंसुलेटर की तरह। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे सेमीकंडक्टर के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन यहाँ फ्री थ्योरी क्या कहती है, फ्री थ्योरी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, चार्ज की अगर बात करें तो क्या कहती है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर क्या कहता है, तो सपोज अगर कंडक्टर उसके अगर आउटर ऑर्बिट में देखेंगे तो क्या है, वहां पर जो उनके बीच में फोर्स लग रहा होता है वो कैसा लग रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में वेरी लूज लग रहा होता है। कैसा लग रहा होता है, वेरी लूज लग रहा होता है। ये सब लोग पढ़ लेना। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किया है बेटा, ये थ्योरी क्या कह रही होती है कंडक्शन की, या मैं ऐसे देखिएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इस हमारे पास 3 टाइप के मेटल्स, अगर मेटल्स की बात करूं, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, मेरे मेटल्स होते हैं। जैसे कि गुड कंडक्टर में आपका आयरन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया। तो अगर मैं इनको देखूं तो इनमें क्या है, इनके आउटर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, फोर्स बहुत कम लगा होता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर उन पर फोर्स लगा रहा होता हूँ तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर ऑर्बिट्स में वो क्या हो जाते हैं, इजीली ब्रेक होते हैं। क्या हो जाते हैं, इजीली ब्रेक है। मैं ये भी कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा क्या है, करंट फ्लो हो रहा होता है। ये पूरा टोटल इसमें दे रखा है, इतना जो उसका जो एरिया दे रखा है वो एरिया कितना होता है, अप्रॉक्स 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। इतना उसका क्यूब चार्ज दे रखा है। ये बेटा ये देख लेना, एरिया नहीं है बेटा, मेटल दिस नंबर इज क्यूब लार्ज दे रखा है 10 to the power 29 per meter cube. Hence the metals are good conductor of electricity. Silver is the best conductor of electricity than the copper, gold and aluminum respectively. ये क्या है, good conductor electricity के। The substance having very few or zero the free electron are bad conductors or insulators of electricity. ये बेटा, इसके बाद electric conduction takes place not only in metals but also in the certain liquids and gases. तो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए भी नहीं होता है, ये हमारे पास लिक्विड्स के लिए भी होता है और मेटल्स के लिए भी, सॉरी लिक्विड्स के और गैसेस के लिए भी ये हमारे पास होता है। बट देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल दैट इज द लिक्विड एंड गैसेस। समझ रहे हो बेटा, डिफरेंस तो होता है। In metals, the electric conduction occurs by the movement of negative charge carriers. There is electrons की बात हो रही है यहाँ पर, only electrons, protons की नहीं बेटा, मैं न्यूक्लियस की तो बात कर ही नहीं रहा, खाली इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, liquid and gases occurs by the movement of both the positive and the negative charge carriers. से बोल रहे होते हैं आयंस। क्या बोल रहे होते हैं, आयंस। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ देख लीजिएगा, ये पढ़ लिया है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर पढ़ लेना, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देख लेते हैं हम मीन फ्री पाथ और कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने मीन फ्री पाथ आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया होगा, कॉलेज वाले चैप्टर में, इसमें कॉलेज वाले तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी मैंने उसमें निकाला। बस वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वहीं से निकालेंगे, 11th वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से इसका मीन फ्री पाथ निकालेंगे। पहले मैं बताएगा मीन फ्री पाथ होता है क्या। मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस मूव बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ऐसे बोले हैं मीन फ्री पाथ को अगर मैं डिफाइन करूं, द average distance moved by a free electron moved by a free electron
क्या बेटा, इसके बाद आफ्टर इलेक्ट्रॉन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टू सक्सेसिव कॉलिजन, टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है बेटा, टू सक्सेसिव कॉलिजन। अगर मैं यहां से देखूं टू सक्सेसिव, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव कॉलिजन द एवरेज डिस्टेंस मूविंग बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू सक्सेसिव कॉलिजन। टू सक्सेसिव कॉलिजन का मतलब यदि मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे पहले, या मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, इस वाले में देखिएगा फिगर में, तो ये यहाँ पर एक मैंने क्या कंडक्टर ले लिया और उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया ए, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल मान लिया मैंने ए, और ये क्या हो गया इसका, यहाँ पर एक बैटरी अटैच की है, और अटैच करने के बाद यहाँ बी वोल्ट का बैटरी था, बी वोल्ट का बैटरी लगना, ये इसका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताऊंगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो क्या करेंगे, एक आपस में क्या करेंगे, वो कोलिजन करेंगे, क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलाइड होंगे, क्या होंगे ना, कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद, कोलाइड होने के बाद जब वो जितनी डिस्टेंस मूव कर रहे होते हैं ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिस विल लीड टू सक्सेसिव कॉलिजन। कोलाइड होने के बाद जितनी डिस्टेंस अगर वो मूव कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, एवरेज डिस्टेंस की बात हो रही है, तो सपोज देखो ऐसे, तो इस सिस्टम में इस प्रकार से देखो, ऐसे बन जाएगा जब भैया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स बसे हुए हैं इसमें, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अब मैंने जैसे इसे बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे आपस में एक दूसरे से क्या है कोलाइड करेंगे, क्या करेंगे है, क्या पोटेंशियल दे रहा होगा, मैं टाइप फोर्स को निकाल लेते हैं यहाँ से, मान लो ये इससे ऐसे टकरा है, ये फिर ऐसे टकरा, ये ऐसे टकरा, ये ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा जिगजैग वाली कंडीशन हो जाएगी। मान लो यहाँ से आगे का डिस्टेंस R1 था, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ये क्या था डिस्टेंस। अब इन टोटल जो डिस्टेंस था आफ्टर टू सक्सेसिव कॉलिजन के बाद जो भी डिस्टेंस आए ना, जो भी आए उनको क्या एवरेज, इसका क्या एवरेज, एवरेज का मतलब होगा कि ये जो होगा R1 + R2 + R3 + R4 अप टू Rn डिवाइडेड बाय n, तो जो भी निकल जाएगा वो उसका क्या होगा मीन फ्री पाथ, क्या कहलाएगा मीन फ्री पाथ। ओके बच्चों, मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, द एवरेज time interval between the average time interval between two successive collision, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इसको कैसे डिफाइन होगा, the average time interval two successive कॉलिजन, टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है बेटा, ये क्या होगा टू सक्सेसिव कॉलिजन, द एवरेज टाइम इंटरवल टू सक्सेसिव कॉलिजन, जितना टू सक्सेसिव कॉलिजन होने में या कॉलिजन होने में दो एटम्स के बीच में या दो ऐसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो कॉलिजन होने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम इंटरवल को मैं उसका क्या कहता हूँ रिलैक्सेशन टाइम, क्या कहता हूँ बेटा रिलैक्सेशन टाइम बोल रहा हूँ। क्लियर बच्चों, अगर बात करें क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होता है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सक्सेसिव कॉलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, सीधी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे निकालनी है, अगर वेलोसिटी निकालनी है बेटा। तो यहाँ से देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ से निकालेगा a = फॉर्मूला होता है F/n, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, क्या बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, तो मैं क्या जानता हूँ देखो a = F/n, बड़ा 11th का फॉर्मूला मैकेनिक्स का यूज हो रहा है यहाँ पर। a क्या होता है मेरा
एफ अपॉन एम, और एफ इक्वल टू क्या होगा मेरा ई बी, क्या होता है ई बी। अगर बच्चों फोर्स क्या होता है, अरे मैं एफ का आपको लोगों को बताया था, एफ इक्वल टू क्या होगा ई बी, ई कैपिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ई इनटू ई की बात है। ई बराबर मेरा क्या है यहाँ पर v इनटू एल, v इनटू एल पोटेंशियल, ठीक है बेटा, बिफोर पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर a इनटू एल, a इक्वल टू क्या, v इक्वल टू क्या होता है मेरा, v इक्वल टू होता है e इनटू एल। तो ये f का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू e अपॉन सॉरी e इनटू e अपॉन n, ये होगा n इज द मास जो भी ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये कैपिटल ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, ये वाला जो निकाला है तो ई का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास ई इक्वल टू एल अपॉन ई इक्वल टू एल या वी अपॉन क्या वी अपॉन एल, ई इक्वल टू वी अपॉन एल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ई इनटू वी अपॉन एल अपॉन, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ई बी अपॉन एम एल, ई बी अपॉन एम एल, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। इससे यहाँ से जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा ई इक्वल टू ई बी अपॉन एम एल, ई बी अपॉन एम एल, ये लिख लेना, ए द एक्सीलरेशन, स्मॉल इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये दे रखा है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब हमें लिखना है, ठीक है बेटा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सीलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन बट simply give them a drift that is a small constant velocity of order of few mm per second, कितना mm per second, इस ऑर्डर के बेटा ध्यान रखना, mm per second कितना स्मॉल हो गया, along the length of the wire, या length of the wire, जो इसका जो length लिया था मैं, ठीक है, length of the wire जो कंडक्टर में लिया था उसका, ठीक है, opposite the electron field, opposite the इलेक्ट्रॉन फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मान लेता हूं दिस द एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना एवरेज ऐसे देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is called drift velocity, क्या होगा बेटा, is called drift velocity, कहने का मतलब vd, क्या होगा बेटा vd, this is denoted by vd, relaxation time को मैं डिनोट करता हूँ tau से, ठीक है बेटा, क्या होगा tau। अब यहाँ से स्टार्ट करते तो v1 मान लेता हूँ, यहाँ से मान लेना let tau 1 is the relaxation time of electron, लिखना चाहते हो तो tau 1 is the relaxation time of electron, tau 1 is the relaxation time of electron and v1 is the velocity and लिख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन and time into this time interval जो लेना है, ठीक है, the electron accelerated under the effect of applied electric field from velocity 0 to v1 since successive collision, मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सक्सेसिव कॉलिजन होने के बाद उसका मैंने वेलोसिटी मान लिया क्या 0 से 1, भाई सक्सेसिव कॉलिजन होने से पहले उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैं u1 मानता हूँ, तो उसका वैल्यू मान लिया 0, तो देन लिख सकते हैं एंड the velocity of 0 to v1, क्या मान लो 0 to v1 कंसीडर कर लिया, तो अब क्या होगा यहाँ से टाउ मिलेगा v इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है क्या, v बराबर u प्लस 80 बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो v1 इक्वल्स टू यहाँ से निकालोगे
तो v1 इक्वल टू u1 तो मेरा क्या था 0 था, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस a इंटू टाउ। ये रिलैक्सेशन टाइम था टाउ 1। चलिए भैया ये रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन में था तो इक्वल टू u प्लस at। तो u मेरा इनिशियल 0 है और a का एक्सीलरेशन ऑफ द जो भी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, तो टाउ इन द टाइम इंटरवल v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां से निकालेंगे तो v1 इक्वल टू a टाउ 1 हो गया और यहां से a का वैल्यू हो जाएगा v1 अपॉन टाउ 1। क्या हो जाएगा a इक्वल टू v1 अपॉन टाउ 1। क्लियर बच्चों, ये मेरा क्या होगा v1 इक्वल टू या a इक्वल टू v1 अपॉन टाउ 1। हम यहां से ऐसे में निकाल, मान के चलो यहां से मैंने निकाल दिया तो सिमिलर एक्सप्रेशन विल बी होल्ड फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स कंसीडरिंग द एवरेज फॉर n इलेक्ट्रॉन्स वी कैन राइट। अगर मान के चलो मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो n कैपिटल n, तो हम क्या करेंगे सबसे भैया सीधे सीधे लगा दीजिएगा। मान के चलो सब इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं। तो v1 एवरेज की बात हो रही v1 अपॉन v2 प्लस v3। एवरेज का बात हो रहा है बेटा किसका, फॉर एवरेज वेलोसिटी। यहां पे लिख लेना फॉर एवरेज वेलोसिटी, फॉर एवरेज वेलोसिटी, फॉर एवरेज वेलोसिटी यहां पर लिख लिया बच्चों। अब यहां पे आ जाओ v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस अप टू a टाउ n डिवाइडेड बाय कैपिटल n। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल n। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा बेटा मैं निकाल रहा हूं यहां से आगे, तो क्या हो जाएगा यहां ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन निकल के आई क्या, a यहां से पहुंच a मेरा क्या है यहाँ a हो जाएगा मेरे पास कॉमन निकाल लेंगे तो a तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ 3 प्लस अप टू टाउ n। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय रिलैक्सेशन टाइम है ये, डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निकल के। और तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको मैं लिख दूं vd, क्या लिख दूं बेटा इसे vd, इसको लिख दिया मैंने क्या टोटल vd, क्या लिख दिया इसे vd, और इससे मैंने लिख दिया क्या टाउ, क्या मान लिया टाउ। तो क्या vd इक्वल टू a टाउ, क्या होगा vd इक्वल टू a टाउ। क्लियर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मान लिया मैंने टाउ और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया, फिर इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने vd, क्या मान लिया vd। तो देयरफॉर vd इक्वल टू a टाउ और टाउ इक्वल टू क्या होता है, मैं सॉरी a इक्वल टू क्या निकाला था मैंने, अरे भैया a इक्वल टू क्या निकाला था ab अपॉन ml। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन, तो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, पुट करने के बाद आ जाएगा मेरे बच्चों देखो इधर, तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ a का वैल्यू है ab ओवर ml, तो ab ओवर ml इनटू टाउ। ये मेरे सारे रिलेशंस निकल के आ रहे हैं बाहर, देखिएगा। अब एक टोटल सबका लेंगे एक साथ, तो vd इक्वल टू a टाउ इक्वल टू eb ओवर ml इनटू टाउ। यहाँ पर इस सबका वैल्यू लिख लीजिएगा वेयर vd is the drift velocity of free electron, a is the acceleration of electron is the tau relaxation time, and a is the charge on free electron, and v is the potential of the battery, and m is the mass of electron, and l is the length of conductor। क्लियर बच्चों, लिख सकते हो, हमें लिखो बोलो देखो vd वेयर vd क्या होगा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये r होगा बेटा यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद कर देंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आता है, एक्सीलरेशन। ए फॉर एक्सीलरेशन, ठीक है बेटा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा मेरे पास, यहाँ जो टाउ होगा वो टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। रिलैक्सेशन टाइम या टाइम कुछ हो सकता बच्चों, बोलेंगे टाइम कुछ नहीं, ठीक है। A is the charge of electron, ठीक। V is the potential हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। अब क्या बचा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, मास और लेंथ, एल फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो मैं इसमें यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर। क्लियर बच्चों, ये यहां से मेरे क्लियर हो सकता है, यहां से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दिया, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में निकाला है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसे आप लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे भाई, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ए वेक्टर बाई सी, किसी बात एक्सप्रेस तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी बची, ये वाली वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट ए, ये निकाला तो सबसे पहले वेक्टर फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी ऑफ एम एल होगा, एम होगा भैया, एम क्या होगा, एम। क्लियर, इसके वेक्टर फॉर्म हो गया। इसमें से वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू बी डी इक्वल टू ई डॉट, ऐसे भी मैं इसे लिख सकता हूँ, लिखना चाहोगे भैया इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला इसकी फॉर्म में क्या बनेगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर कर दो भाई, तो बी डी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर ई ओवर एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ, ठीक है बेटा। मूवमेंट ऑफ फोर्स में समझ लेना, मैकेनिक्स में होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स का। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन निकला था, देखिएगा वीडी इक्वल टू ए टाउ है, कितना आया था, ए टाउ, ये आया था, या एक और आया था मेरे पास, ए का वैल्यू था ई ए इनटू ए अपॉन एम, एक और भी आया था, ये आया था ए इंटू ए अपॉन एम इंटू टाउ, ऐसे भी मैं इसे लिख सकता हूँ। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये मेरे दो रिलेशन आ गए, तीन आए थे आगे। ए बराबर क्या होता है मेरे पास, ए बराबर क्या होता है, ये देखिएगा, ए इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम, तो भैया एफ अपॉन एम, तो यहाँ वैल्यू पुट करिएगा, बी डी इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम टाउ, ये निकल गया। तो इसे मैं यहाँ से इस वाले का रिलेशन को हटाऊंगा, तो बी डी इक्वल टू ई डॉट ई अपॉन एम इंटू टाउ, इसको मैं एक साथ लिख लें, ई टाउ ओवर एम इंटू वेक्टर ई, ऐसे लिखे था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है, क्या बनाना है, वहीं से कॉन्सेप्ट निकालना है हमको। ये क्या होगा, म्यू ई, देन द टर्म, ये वाला जो टर्म होगा ये क्या कहलाएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी डी इक्वल टू ई टाउ ओवर एम इंटू ई, ये आ गया। ये वाला जो टर्म होगा ये होगा म्यू ई इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। दिस टर्म इज मोबिलिटी, क्या होगा, मोबिलिटी। क्लियर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, अगर इसे और तरीके से बताएं, ये क्या है, ऐसा कांस्टेंट है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉल्व कर सकते हैं।
और the temperature remains constant. कैसा हो? These are constant. If temperature remains constant, known as the mobility of electron. देख सकते हो? The term E tau, the term E tau is the mobility of electron at constant temperature. At constant temperature is known as mobility of electron. ठीक है बेटा, mobility of electron at constant, देख सकते हो यहाँ पर at constant temperature. कैसा temperature भी कैसा होना चाहिए उसका? constant होना चाहिए, constant temperature. ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक टेम्परेचर की बात हो गई. constant temperature. नेक्स्ट और आगे से ट्राई करो तो Vd इक्वल टू म्यू E इंटू E हो जाएगा. इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं भैया? इसकी जगह पर ये पुट कर दीजिएगा Vd इक्वल टू म्यू E इंटू E. तो म्यू E बराबर यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं रेशियो निकाल दूं किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां से मेरे क्या निकलेंगे? मोबिलिटी बचा होगा. और यहाँ से एक और रिलेशन भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से निकाल सकते हो बिकॉज Vd इक्वल्स टू J एंड E, बिकॉज Vd इक्वल्स टू, इसे लिखना बिकॉज Vd इक्वल्स टू J एंड E. Vd का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा भैया, Vd का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Vd या म्यू E, ये E है भैया ड्रिफ्ट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो म्यू E इक्वल टू इसका वैल्यू Vd का है ना, तो यहाँ पर करेगा J एन E इंटू E, एन E इंटू E. यही आ गया घूम करके एन इंटू E. तो और अगर बाय इक्वेशन इस वाले को जो Vd का म्यू E इंटू E आया था, तो जो सेकंड आया था उन दोनों को ले लीजिएगा. तो दोनों ही किसकी? म्यू E की वैल्यू किसकी बेटा? म्यू E की वैल्यू है. तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये निकलेगा म्यू E इक्वल्स टू Vd. म्यू E इक्वल्स टू Vd. इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा. और जो शुरू में बना था ना Vd का जो आया था मेरे पास, तो Vd इक्वल्स टू म्यू E इनटू E. Vd इक्वल्स टू म्यू E इनटू E का हो गया. इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेगा. फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन second and first, from equation first and second, we get Vd इक्वल टू म्यू E. ये क्या होगा? दोनों का बराबर आ गया भाई. ये केस कैसा हो गया? बराबर होगा. तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही यहाँ से निकालूंगा. तो क्या होगा? therefore the mobility of free electron is numerically equal to the magnitude of drift velocity imparted by a uniform electric field of strength 1 volt per meter. Mobility is positive and electron mobility is always specified in units of centimeter square, volt inverse and second inverse. But SI unit of is meter square, volt inverse and second inverse. ठीक है बेटा, SI यूनिट क्या होगा इसका? मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स. ठीक है बेटा, इसका SI यूनिट. ठीक है, क्लियर? यहाँ पर ये मोबिलिटी का केस समझ में आया बच्चों. अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड में मिलेगा. कल हम पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे, या हमारे अगली वीडियो जो आएगी वो पार्ट सेकंड की आएगी. उसमें टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कहने का Vb एंड I के बीच में रिलेशन हमको निकालना है. इसमें करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी हम क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे. थैंक यू क्लास.